गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम अपना नया सेशन शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, तो आपको यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से ज्योग्राफी कराई जाएगी पूरी की पूरी। तो चलिए हम एक मोटिवेशन शायरी के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। हम खुद ही तय करेंगे मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का। उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। चलिए इसी शायरी के साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए, तो आज हम हमारा जो नया सेशन है वो है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो देखिए जो ज्योग्राफी शब्द है, जो ज्योग्राफी वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो, जियो मीन्स होता है पृथ्वी, यानी जो हमारी पृथ्वी है। जियो मीन्स होता है पृथ्वी और ग्राफी मीन्स होता है अध्ययन। अध्ययन यानी पृथ्वी का अध्ययन। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी एक दो वर्डों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, जिसमें हम क्या करेंगे भाई, पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। तो ज्योग्राफी क्या है? दो वर्डों से मिलकर बना है। और ये है जो भाई ज्योग्राफी है, जो ये ग्रीक भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। और सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द है, सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी शब्द है उसका प्रयोग इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज के द्वारा, इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। यानी जो ज्योग्राफी शब्द है उसको सबसे पहले जो प्रयोग है इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जो जो ज्योग्राफी है ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। तो जियोग्राफी जो सबसे पहले वर्ड है, जो जियोग्राफी का जो वर्ड का प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, जो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी, जो फादर ऑफ ज्योग्राफी है वो हिकेटियस है। हिकेटियस, हिकेटियस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस को बोला जाता है। क्योंकि देखो, जो इरेटोस्थनीज है उन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड का क्या किया था? इस्तेमाल किया था। उन्होंने ज्योग्राफी पूरी वो लिखी नहीं थी, उनको बताया नहीं था सिस्टमेटिक तरीके से, लेकिन बताया किसने था? सिस्टमेटिक तरीके से हमें समझाया था हिकेटियस ने। तो इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोला जाता है? हिकेटियस को बोला जाता है। और हिकेटियस की एक पुस्तक है, इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक है, उस पुस्तक का नाम है जस्ट पीरियड्स। जस्ट पीरियड्स, जस्ट पीरियड्स, उस पुस्तक का नाम है जस्ट पीरियड्स। यानी जो हिकेटियस है उनकी पुस्तक है जस्ट पीरियड्स। इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का, पृथ्वी का वर्णन। तो ये थी हमारे भाई जो हम ने देखा कि फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस है। और लेकिन जो आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द है, जो शब्द का प्रयोग किया गया था, सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द है उसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो इरेटोस्थनीज के द्वारा सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? हमारे हिकेटियस है, और जिनकी एक पुस्तक है जस्ट पीरियड्स है, जिसमें पृथ्वी का वर्णन हम करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो ज्योग्राफी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी, उसके बाद हम पढ़ेंगे जियोलॉजी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी के बाद हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी के बाद हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, ऐसे चलेंगे हम सब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड है हमारा, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अध्ययन, अध्ययन यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स, उसको क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमी। इसको दूसरा दूसरे नाम से भी जानते हैं, कोस्मोलॉजी, कोस्मोलॉजी।
जो कॉस्मोलॉजी है ये रशियन भाषा का शब्द है कॉस्मोलॉजी। इसका मतलब भी क्या होता है, ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या है, कॉस्मोलॉजी बोल दें या फिर एस्ट्रोनॉमी बोल दें, दोनों दोनों में क्या आता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है भाई, जो पृथ्वी का भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ भूगर्भ विज्ञान, यानी जो भूगर्भ यानी पृथ्वी के जो अंदर की जो परतें हैं, चीजें हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो किस में आएगा, तो वो जियोलॉजी में आएगा। टोपोग्राफी में हम पढ़ेंगे जो स्ट्रक्चर है हमारा जो पृथ्वी पर बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो एक्सटर्नल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी में। उसके बाद हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, फिर हम करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो चलिए हम चलते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की सैर करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड हम देखते हैं जो हमारा ब्रह्मांड है, जैसे हमने पढ़ा है कि किताबों में कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है हमारा, यूनिवर्स जो यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी थ्योरी जो जॉर्ज लेमेंटर द्वारा दी गई थी। जो बिग बैंग थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, जॉर्ज लेमेंटर, लेमेंटर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। जॉर्ज लेमेंटर एक वैज्ञानिक रहे हैं हमारे, ठीक है, भूगोलवेता रहे हैं। तो उनके द्वारा बिग बैंग थ्योरी दी गई थी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो यूनिवर्स है उसका जो उसकी उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। तो इसमें हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि बिग बैंग थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि जो पहले क्या था, ये छोटा सा एक डार्क मैटर था, ठीक है। तो उस डार्क मैटर में क्या हो गई, वो कंप्रेस होने लगा, अपने आप में ही कंप्रेस होने लगा, और क्या हो गया, उसका विस्फोट हो गया, जिससे क्या बने हमारे सभी ग्रह और सूर्य और पृथ्वी का क्या हुआ, निर्माण हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तारे, तारे। तो देखिए तारे, तारे क्या होते हैं भाई, हम एक पढ़ते हैं तारे और एक होता है ग्रह, ग्रह, ठीक है। तारे क्या होते हैं भाई, तारे, तारे होते हैं जिनकी अपनी ऊष्मा होती है, जिनके पास जिनके पास जिनके पास अपनी अपनी ऊष्मा, अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश हो, तथा अपना अपना प्रकाश हो, अपना प्रकाश हो। तो वो क्या होते हैं अभी, तारे होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा होती है और जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, तारे होते हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य क्या है अभी, एक तारा है। सूर्य क्या है, अब एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास क्या है, अपनी ही एक ऊष्मा है और अपना ही प्रकाश है। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। तो ग्रह क्या होते हैं, ग्रह जिनके पास जिनके पास जिनके पास क्या होता है भाई, ना तो अपनी ऊष्मा होती है, ना तो अपनी ऊष्मा होती है, और ना ही अपना प्रकाश होता है, और ना ही क्या होता है, अपना प्रकाश होता है, अपना प्रकाश होता है। तो वो क्या होते हैं, वो ग्रह होते हैं भाई। वो क्या करते हैं, दूसरे ही जो अनदर ग्रह होते हैं उनसे क्या करते हैं, ऊष्मा या फिर प्रकाश ग्रहण करते हैं, और तब वो चमकते हैं और हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि सभी वस्तुएं तो क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, न कि एक तारा, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकती है, ठीक है, और उसी से क्या करती है, ऊष्मा प्राप्त करती है। तो पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, और तारे क्या हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा होती है और अपना प्रकाश होता है, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, तारे होते हैं। तो देखिए तारे का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी जो तारा है, सूर्य है या कोई भी तारा, उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो भाई हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेबुला। पहले क्या होती है, सबसे पहले तारा बनने से पहले क्या होता है, एक गैसों का गोला होता है, गैसों का गोला होता है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है नेबुला, नेबुला, ठीक है, नेबुला बोला जाता है, नेबुला। ये क्या होता है भाई, ये गैसों का घोल होता है, यानी गैसों की एक मतलब एक गोला होता है गैसों का, क्या होता है, गैसों का गोला होता है, गैसों का गोला, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है भाई, जब ये गैसों का गोला, जब ये गैस के कण है जो, वो क्या होते हैं, अपने आसपास मतलब अपने पास पास आने लगते हैं, यानी एक कण दूसरे कण के आसपास पास पास आने लगता है, तो वो क्या होने लगते हैं, कंप्रेस होने लगते हैं। तो वो क्या होने लगते हैं, कंप्रेस होने लगते हैं। तो उनमें क्या बढ़ जाता है भाई, जब वो कंप्रेस होते हैं, एक दूसरे से घिस जाते हैं, तो घिसने से, घर्षण से क्या होता है, ऊष्मा बनने लगती है। तो ऊष्मा बनने लगती है तो किसका निर्माण होता है, तारे का निर्माण होता है। जब ये पास होते हैं नेबुला, नेबुला को क्या बोला जाता है अभी, नेबुला को
नेबुला को क्या बोला जाता है? तारे का जन्मदाता, यानी जहाँ से जन्म तारे का जन्म होता है, तो उसको जो वो क्या बोलते हैं उसको, वो है नेबुला, जहाँ से तारे का जन्म होता है। तो जब वो नेबुला जो गैस है वो आप जो पास पास आने लगती है, तो उसके कारण क्या है, आपस में एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, वो एक दूसरे को घर्षण के कारण क्या होता है, उसमें उष्मा होने लगती है। उष्मा उत्पन्न होगी तो किसका निर्माण होगा? एक तारे का निर्माण होगा। तो तारे का निर्माण होने का, जब कण आपस में पास पास आएंगे तो एक क्रिया होगी भाई, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? संलयन। संलयन क्रिया होगी, संलयन क्रिया। संलयन क्रिया के कारण ही क्या होता है भाई, तारे में ऊष्मा जनरेट होती है, यानी ऊष्मा बनती है। तो कौन सी क्रिया होने लगेगी? संलयन क्रिया होने लगी, तो उसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ने लगता है। तो एक तारे का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है? तो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तारा कितनी जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसका, वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो 6000 डिग्री पर सेल्सियस पर क्या होता है, वो किस अवस्था में होता है? तो एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि जो तारे हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? तारे तारे किस अवस्था में पाए जाते हैं? तारे किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो तारे किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो कोई ये सोचेगा कि जो तारे हैं वो गैसों से बन रहे हैं, तो वो गैस अवस्था में पाए जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो तारे हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। तारे किस अवस्था में पाए जाते हैं? प्लाज्मा। जो पदार्थ होता है हमारा प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? जो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है, जो फोर्थ स्टेट होती है, जो पदार्थ की जो फोर्थ स्टेट होती है, उसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है। यानी जो पहली अवस्था होती है वो लिक्विड होती है। जो पहली अवस्था होगी वो क्या होगी? लिक्विड। दूसरी अवस्था क्या होगी? सॉलिड। और जो तीसरी अवस्था होगी वो क्या होगी? गैस। तो तीसरी अवस्था में क्या पढ़ेंगे? गैस पढ़ेंगे। तीसरी अवस्था में गैस पढ़ेंगे। जो चौथी अवस्था है वो क्या होती है? प्लाज्मा। और जो पांचवी अवस्था होती है वो होती है बोस आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी बी आई सी होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, जो सबसे गर्म अवस्था होती है, जिसमें ना तो वो तरल होता है, ना ही वो गैस होता है, ना ही वो सॉलिड होता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है? जिसमें तारे का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, प्लाज्मा अवस्था होती है। और जिसमें कोई पदार्थ है उसको सबसे कम टेम्परेचर होगा, वो कौन सी अवस्था होगी? BIS, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होगी, जिसमें उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस में चला जाएगा। माइनस बहुत, मतलब माइनस में चला जाएगा, बहुत कम होगा। ठीक है। तो ये क्या है भाई, जो तारे बनते हैं उनमें संलयन क्रिया होती है, जो कण पास पास आते हैं, घर्षण होता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है भाई, घर्षण होने के कारण उसमें हीट जनरेट होती है। तो कौन सी क्रिया होती है? संलयन क्रिया होती है। और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसमें क्या होता है भाई, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होती है। जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। क्या होता है भाई, जो 4 हाइड्रोजन अणु मिलकर क्या करते हैं? एक हीलियम का निर्माण करते हैं। और इसी क्रिया को क्या बोला जाता है? संलयन क्रिया बोला जाता है। और इसी में क्या होती है? हीट जनरेट होती है। तो क्या होती है भाई? हीट जनरेट होती है इसी क्रिया में। ठीक है। तो क्या हो गया भाई, हाइड्रोजन का किस में कन्वर्ट होगी? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो तारे हैं वो किस अवस्था में पाए जाएंगे? जो तारे हैं वो किस अवस्था में पाए जाएंगे? प्लाज्मा अवस्था में पाए जाएंगे। किस अवस्था में पाए जाएंगे? प्लाज्मा अवस्था में पाए जाएंगे। तो ये था भाई तारे। ठीक है। तारे का स्ट्रक्चर। जब तारे का भाई क्या होता है, ईंधन खत्म होने लगता है। ठीक है। तो तारे का क्या है भाई, जब ईंधन खत्म होने लगता है, कोई तारा है, ठीक है, तो तारे हमने बना दिए अभी। ठीक है। हमने देखा कि जो क्या होते हैं, प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है? टेम्परेचर होता है। ठीक है। हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन क्या होती है? हीलियम में कन्वर्ट होती है। और कौन सी क्रिया होती है? संलयन क्रिया होती है। ठीक है। प्लाज्मा अवस्था में पाया जाए 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होता है और संलयन क्रिया होती है। तो तारे का रंग उसके टेम्परेचर पर क्या करता है भाई, जो कलर है तारे का वो किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? उसके टेम्परेचर पर। यानी जो टेम्परेचर है उस पर निर्भर करता है तारे का जो कलर होता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो लाल तारे होते हैं, लाल लाल तारे होते हैं, वो क्या होता है? सबसे कम टेम्परेचर होता है। जो टेम्परेचर होगा सबसे कम होगा। ठीक है। और जो सफ़ेद तारे होते हैं,
सफ़ेद, उनका टेम्परेचर क्या होगा, लाल तारों से थोड़ा सा कम होगा, लाल तारों से क्या होगा, लाल तारों से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो नीले तारे होते हैं, नीले तारे होते हैं जो ब्लू स्टार होते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वही जो तारे का जो कलर है वो किस पर निर्भर करता है, उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यानी जिस तारे का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो उसका कलर कैसा होगा, लाल होगा। यदि उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, यदि थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो कितना होगा, तो उसका कलर कैसा होगा, सफ़ेद होगा। और यदि तारे का कलर क्या होगा, नीला होगा, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये हमने पढ़ा तारे के बारे में। जब इसका ईंधन खत्म होने लगता है, जब इसका ईंधन खत्म होने लगता है तो ये क्या करता है, अभी ये बड़ा होने लगता है। क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है। जब ये बड़ा होने लगता है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लाल दानव। लाल दानव, लाल दानव यानी रेड गैंट बोला जाता है इसको, रेड गैंट यानी लाल दानव बोला जाता है। जब तारे का क्या होता है, आकार, जब इसका ईंधन कम होने लगता है तो उसका आकार बढ़ने लगता है। जब उसका आकार बढ़ने लगता है तो उसको क्या बोला जाता है, रेड गैंट बोला जाता है, लाल दानव बोला जाता है, ठीक है। तो लाल दानव बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, तारे का क्या होता है, तारे का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर है जो वो कम हो जाता है। टेम्परेचर है जो क्या होता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत ही क्या हो जाता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो क्या बनने लगता है, लाल दानव बनने लगता है, रेड गैंट बनने लगता है। और जब तारे का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है तो ये रेड गैंट है जो दो अवस्थाओं में टूट जाता है, दो अवस्थाओं में टूट जाता है। एक में बनते हैं व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, क्या बनते हैं भाई, व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं। और ये जब दूसरी अवस्था में क्या होता है भाई, दूसरी अवस्था में क्या होता है, ये दूसरी अवस्था में टूट जाते हैं। एक में क्या बनते हैं, व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं। और क्या बनते हैं, व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं। जो मतलब क्या है भाई, जब तारे का टेम्परेचर बहुत ही कम होने लगता है तो क्या होता है, रेड गैंट बन जाता है, तो वो व्हाइट ड्वार्फ में टूट जाते हैं। और एक होता है हमारे पास न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तारा, यहाँ बना देते हैं इसको। जब क्या होता है, तारे का आकार बढ़ने लगता है तो वो किस में टूट जाता है, तो वो बन जाता है भाई लाल दानव, लाल दानव यानी रेड गैंट, रेड गैंट बन जाता है, ठीक है। जो रेड गैंट है, जब उसका क्या होता है, टेम्परेचर और भी कम होने लगता है तो उसमें विस्फोट हो जाता है। और विस्फोट होने के बाद क्या बनता है वो, व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ और व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ। दूसरे में क्या बनते हैं, दूसरे में बनते हैं न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार। और दूसरा बनता है, एक तो होता है, एक होता है हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार, एक होता है, जब ये दूसरे उसमें टूटते हैं तो दूसरे में बनता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन स्टार। और एक होता है हमारे पास पल्सर, पल्सर स्टार। तो न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर स्टार। व्हाइट ड्वार्फ में क्या होता है भाई, ये व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, चमकीले तारे होते हैं। यानी क्या होता है, इनमें इनमें थोड़ी बहुत चमक रह जाती है, थोड़ी बहुत चमक रह जाती है, तो वो किस में टूट जाते हैं, व्हाइट ड्वार्फ में टूट जाते हैं। और जो बिल्कुल ही जिसमें टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लैक ड्वार्फ बोला जाता है, ठीक है। और दूसरे उसमें टूटते हैं भाई ये न्यूट्रॉन तारे, न्यूट्रॉन तारे। जब ये न्यूट्रॉन तारे ही आगे जाके क्या बनते हैं भाई, ब्लैक होल बनते हैं। ये न्यूट्रॉन तारे ही आगे जाके क्या बनते हैं, ब्लैक होल बनते हैं। और ये पल्सर स्टार होते हैं, जो पल्सर स्टार होते हैं क्या होते हैं अभी, जिस जिस तारे की चुंबकीय अक्षमता यानी जो मैग्नेट पावर, चुंबकीय अक्षमता, चुंबकीय अक्षमता ज़्यादा होती है, यानी जो मैग्नेट पावर है, मैग्नेट पावर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, मैग्नेट पावर बहुत ही
ज़्यादा होती हैं। न्यूट्रॉन तारे जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, ब्लैक न्यूट्रॉन स्टार क्या बनते हैं, जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं ब्लैक होल बनते हैं। और पल्सर स्टार क्या होते हैं, जिसमें चुंबकीय क्षमता, जिन स्टार्स की चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होती है तो वो क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, पल्सर स्टार बनते हैं। और जो बहुत थोड़ा बहुत चमकते हैं, व्हाइट डवार्फ होते हैं जो बिल्कुल ही चमकना बंद कर देते हैं, तो वो क्या बनते हैं, ब्लैक डवार्फ बन जाते हैं। तो ये ब्लैक होल, अभी जो न्यूट्रॉन तारे होती हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, जिस न्यूट्रॉन स्टार का जो घनत्व है, यानी जो उसकी डेंसिटी है, वो क्या होती है, अभी जो सन है, सन की डेंसिटी का कितना, 1.44 मल्टीपल से, यदि क्या होती है भाई, यदि ज़्यादा हो जाए, यदि जो न्यूट्रॉन स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार की जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो डेंसिटी है वो किससे, सन की डेंसिटी से, सन की डेंसिटी का 1.44 यानी 1.44 हो जाए, तो वो क्या बनते हैं भाई, वो बनते हैं ब्लैक होल। यानी उसकी जो ब्लैक होल बनते हैं यानी जो उनकी अट्रैक्टिव पावर होती है, यानी मैग्नेटिक पावर होती है, वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और वो क्या करते हैं भाई, वो किसी भी सिग्नल को, या कोई भी सिग्नल, कोई भी वस्तु होती है, वो क्या होते हैं, अपने पास से गुजरने नहीं देते हैं। तो ये था भाई हमारा स्टार, हमने पढ़ लिया कि तारे का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।